नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज बालासोर में हुए भयानक रेल एक्सीडेंट के बारे में कई नई बातें सामने आई, कई खुलासे हुए। सबसे बड़ी बात ये क्लियर हो गया कि बालासोर में भयानक रेल एक्सीडेंट टेक्निकल एरर की वजह से नहीं हुआ। इतना बड़ा हादसा इसलिए हुआ क्योंकि सिग्नल सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की गई थी। 288 बेकसूर लोगों की जान इसलिए गई कि किसी ने आखिरी वक्त में पैसेंजर ट्रेन की लाइन चेंज की। जो पैसेंजर ट्रेन मेन लाइन पर आ रही थी उसको उस लूप लाइन पर डाइवर्ट कर दिया गया, जिस लूप लाइन पर 6000 टन लोहे से भरी गुड्स ट्रेन खड़ी थी। 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जारी पैसेंजर ट्रेन लोहे की दीवार जैसी गुड्स ट्रेन से टकराई। गुड्स ट्रेन के कुछ कोचेस दूसरी मेन लाइन पर गिरे और दूसरी तरफ से आ रही पैसेंजर ट्रेन भी हादसे का शिकार हो गई। अब सवाल यह कि वो शख्स कौन था जिसने पैसेंजर ट्रेन को लूप लाइन पर डाला। रेलवे के बड़े बड़े अफसरों का कहना है कि यह काम गलती से नहीं हो सकता, यह ह्यूमन एरर का केस नहीं हो सकता, यह टेक्निकल फेलियर का केस भी नहीं हो सकता। इस हादसे में जिंदा बचे ट्रेन के ड्राइवर का बयान भी सामने आया है। लोको पायलट का कहना है कि उसने सिग्नल जंप नहीं किया, ग्रीन सिग्नल था इसलिए उसने ट्रेन को परमिसिबल स्पीड की लिमिट में स्टेशन से गुजारा। उसे समझ ही नहीं आया कि उसकी ट्रेन लूप लाइन पर कैसे पहुंच गई। बांगा बाजार स्टेशन पर जहां एक्सीडेंट हुआ उसके स्टेशन मास्टर भी सामने आए हैं और जांच में सहयोग करने की बात कही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर स्टेशन मास्टर ने कोई गलती नहीं की, सिग्नल और इंटरलॉकिंग सिस्टम में कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो फिर सिग्नल सिस्टम में गड़बड़ी किसने की और क्यों की? अब सीबीआई इस केस की जांच कर रही है। आज शुरुआत हुई, सीबीआई ने केस रजिस्टर कर लिया। सीबीआई की टीम बालासोर भी पहुंच गई, सारे रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिए। हमारे रिपोर्टर्स ने इस दर्दनाक दुर्घटना से जुड़े कई लोगों से बात की, इस पूरे मामले की तह में जाने की कोशिश की। मैं आपको सुनाता हूं खुर्दा रेल जोन के डीआरएम की बात। बालासोर रेलवे स्टेशन खुर्दा रेल जोन में ही आता है। इस जोन के डीआरएम में रिंकेश रॉय ने साफ साफ कहा यह हादसा हुआ नहीं, कराया गया है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन के मेन लाइन से गुजरने का ग्रीन सिग्नल था, लेकिन किसी ने आखिरी वक्त में रिवर्स पॉइंट के जरिए ट्रेन को मेन लाइन से लूप लाइन पर डाल दिया। उन्होंने कहा यह टेक्निकल एरर हो ही नहीं सकता। सिग्नल जब मिलता है तो उसका प्री कंडीशंस जो होता है कि रूट सही से सेट हुआ, सब कुछ ठीक है, तभी जाके सिग्नल ग्रीन होता है। अगर इसमें कोई भी एक चीज में गड़बड़ी है तो सिग्नल कभी भी टेक्निकली ग्रीन हो ही नहीं सकता है, तो वो लाल हो जाता है, अनलेस एंड अनटिल कोई उसको टेम्पर ना करे, मतलब कोई फिजिकली जाके उसको टेम्पर ना करे। तो यही बात है कि जो हमारे एलपी साहब थे और जो ड्राइवर साहब थे, तो इनका वो पूरा, और जो हम लोगों का एक सिस्टम बोलता है उसको डेटा लॉगर, तो वो स्टेशन में गाड़ी का सिग्नल, ईच इवेंट सिग्नल कब दबाया वो टाइम आपका रिकॉर्ड होता है, वो स्क्रीन में दिखता है, वो रिकॉर्डेड रहता है। तो वो डेटा लॉगर से पता चल रहा है कि सिग्नल एक्चुअली ग्रीन था, और जिस तरीके से वो गाड़ी लूप में गया और पीछे से एक आयरन और ट्रेन जो कि 6000 टन का लोड है, तो आप सोच सकते हैं कि ये पैसेंजर ट्रेन आके एक 6000 टन ट्रेन को, मतलब आप सोचिए एक 6000 टन दीवार, आयरन का दीवार को आके मारा। तो ये जब ग्रीन मिला है ये संभव ही नहीं है, टेक्निकली ये असंभव है, अनलेस कोई इसको टेम्पर ना करे। रिंकेश रॉय जो कह रहे हैं उनकी बात में दम है। यह सही है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम में, सिग्नल सिस्टम में टेक्निकल एरर का चांस 0 होता है, इसकी कोई संभावना ही नहीं होती। इस बात को समझने के लिए जानना जरूरी है कि सिग्नल सिस्टम काम कैसे करता है। किसी ट्रेन को ग्रीन सिग्नल कब दिया जाता है, कौन देता है,
पैनल रूम कैसे काम करता है, कैसे लाइन चेंज होती है, यह पूरा का पूरा प्रोसेस समझने के लिए हमारे संवाददाता राजेश कुमार बालासोर रेलवे स्टेशन के कंट्रोल पैनल रूम में पहुंचे। बालासोर के स्टेशन मैनेजर एसके जिन्ना ने पूरा फंक्शन समझाया, कैसे किसी ट्रेन के स्टेशन पहुंचने से पहले ही पूरा सिस्टम लॉक हो जाता है, यह बताया। इस वक्त हम बालासोर रेलवे स्टेशन पर हैं और पैनल रूम में हैं। पैनल रूम वो रूम जहां से आपको समझ में आएगा कि कौन सी ट्रेन बालासोर स्टेशन के अंदर दाखिल हो रही है और कौन से ट्रैक पर जा रही है, और अगर उसे ट्रैक चेंज करना है तो यहीं से तय होता है। इस आप जो डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं उससे तय होता है, ये जो मैनुअल बोर्ड देख रहे हैं इससे तय होता है। पहले सिर्फ मैनुअल बोर्ड से होता था, अब डिजिटल बोर्ड भी है, तो दोनों का इस्तेमाल इसे ट्रैक चेंज करने के लिए या किसी भी ट्रैक पे ट्रेन को जाने के लिए या बालासोर स्टेशन के अंदर आने के लिए यहीं से इसी पैनल रूम से होता है। आप अगर ऑफ गाड़ी को लेना है, हमारा सिग्नलिंग सिस्टम में देखिए, इधर पहले ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें लाइन क्लियर देते हैं हम लोग। ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, हाँ DLY, इसको बोलते हैं डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। तो ये इंस्ट्रूमेंट में हम लोग लाइन क्लियर देते हैं। लाइन क्लियर देने से उसका जो नीडल है वो लाइन क्लियर पोजीशन जाता है। यहाँ पे तीन चीजें दिख रही हैं, ट्रेन ऑन लाइन, लाइन क्लोज, लाइन क्लियर, समझाएं। हाँ, लाइन क्लोज सिस्टम जो है अभी कोई गाड़ी सेक्शन में है नहीं। हमारा हल्दीपदा बालासोर का बिटवीन में कोई गाड़ी नहीं है, तो वो हमारा ये जब ये नीडल लाइन क्लियर में देते हैं, ये नीडल जाएगा ग्रीन पोजीशन। ये देखिए आपका ग्रीन दिखा रहा, वो ग्रीन में जाएगा, तब उसका वो सिग्नल होगा। नहीं तो वहां से इसके पहले वाले स्टेशन से वो इस तरफ आगे बढ़ेगा, गाड़ी छूट पाएगा, गाड़ी छूट पाएगा। तो होता उसके बाद वो गाड़ी कनेक्टेड रहता है। यही सेक्शन में गाड़ी घुसेगा, तो ये नीडल हमको ये ट्रेन ऑन लाइन, मतलब वो गाड़ी हमारा सेक्शन में घुसा है, यहाँ नीडल आएगा और यहाँ भी हमारा इंडिकेशन, ये वीडियो जो है, ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है, उधर भी रेड आएगा। ओडिशा में जिस बहानगा बाजार स्टेशन के पास ये एक्सीडेंट हुआ, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिस्टम लगा है, वो ऑटोमेटिक है। बहानगा बाजार पहुंचने से पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासोर स्टेशन से गुजरी थी। बालासोर के स्टेशन मैनेजर एसके जिन्ना ने किसी ट्रेन की लाइन थ्रू करने, ट्रेन को ग्रीन सिग्नल देने की पूरा प्रोसेस समझाया। उन्होंने बताया, एक बार ट्रेन का रूट फिक्स हो जाने के बाद ट्रैक या सिग्नल बदला नहीं जा सकता। अगर किसी इमरजेंसी में या किसी गड़बड़ी के कारण रूट बदलना भी पड़े तो उसका पूरा प्रोसेस है, जिसमें अगर थोड़ी भी गलती होती है तो सभी सिग्नल ऑटोमेटिकली रेड हो जाते हैं। उस रूट पर जाने वाली सभी ट्रेन रुक जाती हैं। ये इंटरलॉक्ड गेट है, वो गेट बंद करेंगे। गेट बंद करने के बाद हम जो लाइन में गाड़ी लेंगे, सर गेट बंद होगा तो फिर कैसे मतलब ट्रेन आएगी? बता देता हूँ। वो गाड़ी जो लाइन में हम लेंगे, पहले वो गेट को तो बंद करना पड़ेगा। वो इंटरलॉक्ड गेट है, जब तक ये गेट बंद नहीं होगा, रोड ट्रैफिक के लिए जी वो रूट ट्रैफिक गेट है, तो वो गेट जब तक बंद नहीं होगा, कोई भी सिग्नल कोई गाड़ी को, कोई लाइन को नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, हम जो लाइन में गाड़ी लेंगे वही गाड़ी का सिग्नलिंग हमारा सिस्टम है। वो जो रेड बटन दिख रहे और रूट बटन है, वो दबाने के बाद वही रूट में ओनली गाड़ी आ पाएगा। आप अगर ये रूट में रूट लगा के रखेंगे और वो बटन इधर दबाएंगे, वो सिग्नल होगा ही नहीं, किसी के हालत में नहीं होगा। वो सिग्नल होगा तब होगा। तो ये है सिग्नलिंग बटन, ये है रूट बटन। आप जो रूट में गाड़ी लेंगे वही रूट का सिग्नल दबाना पड़ेगा, तब जाके सिग्नल होगा। कौन दबाता है? वो हम लोग पैनल से होता है। अगर हमें इसको रूट को चेंज करना है, मान लीजिए दूसरे रूट पे जाना, तो क्या करेंगे? तो उधर हमारा रिवर्स पॉइंट है, रिवर्स मारने से ये देखिए रिवर्स, ये रिवर्स करेंगे, उसको रिवर्स कर पॉइंट नॉर्मल और रिवर्स, अगर यहाँ पे कैमरामैन दिखा पाए, पॉइंट नॉर्मल और रिवर्स दो जगह ये रिवर्स मारेंगे, इधर रिवर्स मारने से ये रूट बनेगा। फिर उसको ये सिग्नल मारेंगे, ये रूट बटन दबाने से सिग्नल होगा। प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझ में आ जाता है। इस ट्रेन हादसे में सबसे बड़े गवाह हैं दोनों पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर। दोनों ड्राइवर जख्मी हैं। एक ड्राइवर को आईसीयू में रखा गया है, वो फिलहाल बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन दूसरे लोको पायलट ने बताया कि उन्हें ग्रीन सिग्नल मिला था, इसलिए उन्होंने बिना किसी आशंका के ट्रेन को आगे बढ़ाया। रेलवे बोर्ड की मेंबर ऑपरेशंस जया वर्मा सिन्हा ने बताया कि मालगाड़ी से टकराने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर ने जानकारी दी थी
कि उन्हें ग्रीन सिग्नल मिला था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ग्रीन सिग्नल लूप लाइन का है, जहां पर पहले से ही मालगाड़ी खड़ी हुई थी। ड्राइवर साहब से जो बात हुई उसमें उन्होंने बताया कि उनको ग्रीन सिग्नल मिला था। उसने लाल पे सिग्नल नहीं पास किया, ना उसने ओवर स्पीडिंग की। उन्होंने बताया, इससे पहले उनको बहुत चोट लगी है, पर उन्होंने साफ बताया कि सिग्नल ग्रीन था। और ये कि सिग्नल ग्रीन था, ये हमारा जो डेटा का रिकॉर्ड है, जो कि एकदम फाइनल रिकॉर्ड रहता है, एंड अगेन वो सील्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि वो भी एक पार्ट है इंक्वायरी का। वो रिकॉर्ड भी ये दिखाता है कि सिग्नल ग्रीन था। तो इस मामले में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस वक्त बहानगा बाजार स्टेशन मैनेजर ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। स्टेशन सुपरिटेंडेंट एसबी मोहंती ड्यूटी पर थे। मोहंती से सीबीआई ने आज पूछताछ की। वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, इसलिए इस हादसे के बारे में वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ सीबीआई को बताएंगे। लेकिन बहानगा बाजार के स्टेशन मैनेजर शिशिर पटनायक ने हादसे के बाद एसबी मोहंती से बात की थी। स्टेशन मैनेजर शिशिर पटनायक ने बताया कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के स्टेशन पहुंचने से पहले ही उसको मेन लाइन का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था। एसबी मोहंती ने बताया कि उन्होंने अपना काम ठीक से किया था, फिर भी कोरोमंडल एक्सप्रेस का ट्रैक मेन लाइन से बदलकर लूप लाइन में कैसे हो गया, ये उनकी भी समझ में नहीं आया। इसलिए अब हकीकत जांच के बाद ही सामने आएगी। दोनों तरफ से गाड़ी थ्रू है, ग्रीन सिग्नल है, किंतु कैसे हमको मालूम नहीं, वो रिपोर्ट आने के बाद होगा ना, इंक्वायरी होने के बाद। तो लेकिन वो लूप लाइन में जाता है तो इंटरलॉकिंग से ही चेंज होता है ना। कैसे हुआ हमको मालूम, पता नहीं, मेरा तो ड्यूटी नहीं था ना। जो स्टेशन मास्टर था वो हमको खुद बोले उसका जो काम है वो ठीक से किया है, दोनों तरफ ग्रीन सिग्नल है। कैसे हमको इंक्वायरी होने के बाद बोला पता चला ना, यहाँ से चेंज क्यों तो जा नहीं चेंज को था, वो पॉइंट चेंज करके पूरा गाड़ी थ्रू किया है। नहीं, मुझे ये बताइए कि बिना रिवर्स बटन दबाए हुए, बिना सिग्नल बटन दे, बिना रूट बटन दबाए हुए मेन लाइन से लूप लाइन पर तो जा नहीं सकते ना। कैसे आया हमको मालूम नहीं, किंतु वो लोग थ्रू किया स्टेशन मास्टर। कौन था यहाँ पे? एसबी मानती। वो थ्रू कर दिया। थ्रू क्यों कर, गाड़ी आके घुसा इधर लूप लाइन में। तो बटन दबाए होंगे तभी तो वो लूप लाइन। नहीं, सुनिए, बटन तो दबाया, वो चेंज करे ना दूसरा लाइन को। कौन चेंज किया? वही चेंज किया, उसका बाद गाड़ी आने का बाद थ्रू ट्रेन जाएगा एक ठोना में एक्सप्रेस। फिर से हमको बताइए, लूप कौन सा मेन लाइन एक्टिव था, ग्रीन लाइन था? वो लूप लाइन का सब ग्रीन था, मेन लाइन का सिग्नल ग्रीन था। जब बालासोर से ट्रेन चली होगी तो आपका बालासोर से जब ट्रेन चली होगी तो वहां उस वक्त भी तो लाइन दूसरा पीछे वाला खोतापड़ा स्टेशन छोड़ने से हम थ्रू करता हूँ गाड़ी को, थ्रू करता है। ग्रीन सिग्नल। हाँ, ग्रीन सिग्नल। हाँ। कैसे गया फिर वहां पे? कैसे हमको मालूम नहीं। डीआरएम का बयान, स्टेशन मैनेजर का बयान, कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर का बयान, ये सारे के सारे स्टेटमेंट साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। साजिश का एक और पुख्ता सबूत आज मिला। 2 जून को देर शाम एक्सीडेंट हुआ। इसके कुछ ही घंटों के बाद रेलवे के बड़े अफसरों की एक टीम जांच के लिए मौके पर पहुंच गई थी। इस जांच टीम ने एक्सीडेंट साइट का मुआयना किया, प्राइमरी रिपोर्ट दी। उस प्राइमरी रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है। हाथ से लिखी हुई इस रिपोर्ट में एक्सीडेंट साइट के हालात को बयान किया गया है। इस रिपोर्ट के पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 15 पर गौर किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है कि बहानगा बाजार स्टेशन के कंट्रोल पैनल में पॉइंट नंबर 17A लूप लाइन के लिए रिवर्स मोड में सेट मिला। यानी एक बार रूट क्लियर होने के बाद, ग्रीन सिग्नल होने के बाद उसे रिवर्स किया गया और ट्रेन को मेन ट्रैक के बजाय लूप लाइन पर डाला गया। इसी रिपोर्ट के पॉइंट नंबर 15 में लिखा है कि रेल की पटरी का स्ट्रेचर इस तरह से सेट था कि अपलाइन के मेन ट्रैक से गुजर रही ट्रेन लूप लाइन पर मुड़ जाए। यह स्ट्रेचर बार की स्थिति थी। यानी कोरोमंडल एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल मेन लाइन का दिया गया था, लेकिन उसके मेन लाइन के ट्रैक का इंटरलॉक बदलकर लूप लाइन की तरफ मोड़ दिया गया। रिपोर्ट में लिखी बात का क्या मतलब है, यह बात आपको बहानगा बाजार स्टेशन पर मौजूद हमारे संवाददाता टी राघवन की इस रिपोर्ट से आसानी से समझ में आ जाएगी। लास्ट के जो 2 ट्रैक आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे,
इसमें जो सबसे पहले जो एक पुलिसकर्मी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, उनके साथ में जो लगी हुई ट्रैक है वो डाउन लाइन की लूप लाइन है, और उसके बगल वाली जो ट्रैक है वो डाउन लाइन की जो मेन लाइन है, डाउन लाइन जिसे कहा जाता है। तो ये जो दो ट्रैक है, इसमें जो सबसे आखिरी में जो ट्रैक है लूप लाइन, ये जो दूसरी गाड़ियों को पास करने के लिए आमतौर पर इस लूप लाइन को स्टेशन के आसपास रखा जाता है, ताकि दूसरी गाड़ियों को अगर पास करना हो तो वो लूप लाइन में जो पहली गाड़ी चलती है वो लूप लाइन में आ जाती है। अगर वो पैसेंजर गाड़ी होती है तो एक्सप्रेस और सुपरफास्ट जो गाड़ियां होती है वो मेन लाइन से निकल जाती है, और तब तक ये गाड़ी लूप लाइन पर इंतजार करती है। ऐसा ही उस वक्त भी हुआ था, क्योंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस को निकलना था, उसको मेन लाइन दी गई थी, मालगाड़ी को लूप लाइन पर खड़ा किया गया था, लेकिन किसी तरह का मैनुअल टेम्परिंग जो है, इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है, इंटरलॉकिंग सिस्टम, उसके साथ हुआ। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो मेन लाइन की बजाय लूप लाइन पर चली गई, और इतना बड़ा हादसा हो गया। अब सीबीआई की टीम भी यहां पर पहुंच गई है। सीबीआई भी इस बात का पता लगा रही है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ कि जिसको ग्रीन सिग्नल मेन लाइन पर मिला था। ये बात हमें याद रखनी होगी कि एक स्टेशन पहले ही ये तय हो जाता है कि गाड़ी का सेफ रूट क्या होगा। उसके बाद यहां पर पहुंचने के बाद, बहानगा बाजार रेलवे लाइन स्टेशन के बिल्कुल करीब पहुंचने के बाद ऐसा क्या हो गया कि वहां पर उस कोरोमंडल जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसे मेन लाइन से लूप लाइन की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। हालांकि जो कॉन्वर्जेशन सामने आई है एक अधिकारी की, उसमें ये बता रहे हैं कि जो सिग्नल था वो मेन लाइन के लिए ग्रीन था, लेकिन जो पॉइंट था उसे लूप लाइन की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। एक मैनुअल टेम्परिंग इसके साथ की गई है। इसकी क्या वजह थी, इसको करने वाले कौन लोग थे या कौन शख्स था, और उसका मकसद क्या था, इस बात की जांच अब सीबीआई को करनी है। अब इस बात में शक की गुंजाइश बहुत कम है कि बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ नहीं, कराया गया। सीबीआई इसकी जांच कर रही है, सच सामने आएगा। सीबीआई जांच कर रही है ट्रेन का ट्रैक किसने बदला, किसने पैसेंजर ट्रेन के मेन लाइन से लूप लाइन पर डाला। सीबीआई की टीम बालासोर पहुंच चुकी है, लेकिन अब कांग्रेस समेत कई विरोधी दलों ने सीबीआई की जांच पर ही सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस ने तो इल्जाम लगा दिया कि सरकार सच्चाई को छुपाना चाहती है, मामले को रफा दफा करना चाहती है, इसलिए इस मामले में सीबीआई को लाया गया है, वरना जांच का काम तो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का है। इसमें सीबीआई का क्या काम। अब सीबीआई को जांच सौंपी गई है, और सवाल आज यह है कि क्या सीबीआई और एनआईए जैसी एजेंसीज वाकई में कुछ कर पाएंगी। यह पूरी तरह से साफ है कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इसकी जांच कर सकता है, सीआरएस, उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है इसकी जांच करने के लिए। क्यों नहीं उनसे जांच कराई जा रही है। चुनी हुई सरकार को जब जब कटघरे में आप खड़ा करते हैं तो हमेशा ध्यान भटकाया जाता है, और इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि जांच जो है वो टेक्निकल एक्सपर्टीज के जो लोग हैं उनसे कराई जानी चाहिए, और जवाबदेही तय होनी पड़ेगी। आज सवाल यह है कि सीबीआई का काम क्या है, एनआईए का काम क्या है। 7 साल पहले आपने एनआईए को 2 जांचें दी थी, आज तक चार्जशीट नहीं दाखिल हो पाई। तो क्या उन परिजनों को पूछने का हक है कि यह सरकार की विफलताओं के कारण हुआ, दोष कहीं और क्यों मढ़ा जा रहा है। और एक बात और है, ऐसी उत्कृष्ट एजेंसीज को जब आप इस तरह की जांच देते हैं जिनमें उनकी कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान लगवाने की कोशिश करते हैं। अपने ऊपर से ध्यान हट जाए, अपने ऊपर से ध्यान निकल जाए, कोई जवाबदेही ना हो, इसके लिए एनआईए को जांच सौंप दो। आज सीबीआई के साथ यह किया गया है। ममता बनर्जी ने तो कल ही सीबीआई को इस केस की जांच सौंपे जाने का विरोध किया था। ममता ने भी कहा था कि सीबीआई का काम क्रिमिनल केसेस की जांच करना है, रेलवे एक्सीडेंट की जांच कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी करता है। इसमें सीबीआई का क्या काम। लेकिन आज जब सीबीआई ने जांच शुरू कर दी तो ममता बनर्जी ने सिर्फ इतना कहा कि जांच कौन कर रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ इतना चाहती हैं कि सच सामने आए, इस एक्सीडेंट के लिए कौन जिम्मेदार है ये पता लगे। असल में आज ममता बनर्जी कटक पहुंची थी। उन्होंने हॉस्पिटल जाकर उन घायलों से मुलाकात की जो इस एक्सीडेंट का शिकार हुए। ममता ने ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल सरकार इस हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को और विकलांग हुए लोगों को 5 लाख रुपए की सरकारी नौकरी देगी। जो लोग घायल हुए उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। इसके बाद ममता ने कहा कि अब इस मुद्दे पर बहस की जरूरत नहीं है कि जांच कौन सी एजेंसी कर रही है,
वो तो ये चाहती हैं कि हकीकत जल्दी से जल्दी जनता के सामने आए। I don't want to say anything. I want this time we must work for the people. We must be with the people. We must help the parivar. And we want that truth must come out. Truth must not be suppressed. I said truth must come out. Let the good sense prevail. Truth must come out. इतना जिंदगी चला गया, इतना आदमी का मौत हुआ, अभी आर्गुमेंट करने का टाइम नहीं है। कैसे हुआ, इतना जिंदगी चला गया और सच बाहर में आए, हम ये चाहते हैं। तो ममता ने दोनों बातें ठीक कही। एक तो उन्होंने कहा कि वो लोगों को 5 लाख रुपए और नौकरी देंगी। दूसरी बात, रेल दुर्घटना का सच सामने आना चाहिए। लेकिन उनकी ही पार्टी के कुछ नेता रेलवे के 2 अधिकारियों की बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर उतारू हो गए, जिसमें ये अफसर इस हादसे के बारे में बात कर रहे हैं और इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि आखिर सिग्नल में इस तरह का फॉल्ट कैसे हो सकता है। मेन लाइन के लिए सिग्नल हो और गाड़ी लूप लाइन पर चली जाए, ये काम कैसे संभव है। इस ऑडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने सरकार से सवाल पूछे, जांच पर सवाल उठाए, तो पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पलटवार किया। शुभेंदु अधिकारी ने पूछा कि आखिर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को रेलवे अफसरों की बातचीत का ऑडियो कैसे मिला? क्या अफसरों की बातचीत पश्चिम बंगाल की सरकार रिकॉर्ड करवा रही थी? शुभेंदु अधिकारी ने कहा वो सीबीआई से इसकी शिकायत करेंगे और ऑडियो की जांच करने की मांग करेंगे कि इसे किसने रिकॉर्ड किया। আপনি ভাবতে পারেন দুটো রেল আধিকারিকের ফোনের কথোপকথন। आप सोच सकते हैं कि रेलवे के 2 अधिकारियों की बातचीत तृणमूल वायरल कर रही है, सीबीआई जांच हो रही है। मेरी मांग भी थी, मैंने खुद बालासोर में जाकर यह बात कही थी। सीबीआई की जांच में अगर इस कॉल रिकॉर्ड को नहीं लाया गया तो मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। मैं भुवनेश्वर जाकर सीबीआई से इसके लिए अपील करूंगा, आवेदन को रिसीव भी कराऊंगा। रिसीव कराने के बाद इसका जिक्र करूंगा। मैं कहूंगा कि जांच के दायरे में इन 2 अधिकारियों की महत्वपूर्ण बातचीत इनके पास कैसे आई। कोलकाता की एसटीएफ ने ही इस कॉल को रिकॉर्ड किया है और टीएमसी को मुहैया कराया है। जांच में ये बात जरूर आनी चाहिए, कैसे दोनों अधिकारियों की बातचीत तृणमूल के पास आई। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज बड़ी बात कही। जेडीएस भी विपक्ष में है, बीजेपी की विरोधी पार्टी है, लेकिन आज देवेगौड़ा ने कहा कि वो पिछले 3 दिन से देख रहे हैं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कितनी मेहनत कर रहे हैं। लगातार एक्सीडेंट की साइट पर खड़े होकर खुद ही रेस्क्यू और ट्रैक की मरम्मत का काम देख रहे हैं। देवेगौड़ा ने कहा कि मंत्री खुद मौके पर जाकर इस तरह से दिन रात रेस्क्यू के काम में जुट जाएं, ऐसा कम होता है। इसलिए इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। देवेगौड़ा ने कहा कि जो लोग सीबीआई जांच पर सवाल उठा रहे हैं वो भी ठीक नहीं कर रहे। रेलवे मिनिस्टर has taken all necessary steps to restore what damage that has happened. He is working tirelessly from last 55 hours. I am watching the inquiry by the CBI is different. I am not going to comment on that. Congress leaders have taken some stand. Question of demanding the resignation of the minister at this stage is not wise, proper. That's my honest opinion. मुझे लगता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस भयानक दुर्घटना की जांच कौन कर रहा है। जांच जो भी करे, सच सामने आना चाहिए। आज देखने से जो चाहे लगे, पर जांच इस बात की होनी चाहिए क्या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में ट्रेन को मिसगाइड किया। जिस ट्रेन को मेन लाइन पर आना था उसे एन वक्त पर लूप लाइन पर कैसे डाल दिया। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को फेल सेफ माना जाता है। सिस्टम फेल होता है या खराब होता है तो सारे सिग्नल रेड हो जाते हैं।
सारी ट्रेन रुक जाती हैं, फिर गड़बड़ कहां हुई, कैसे हुई? इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव किसने किया? अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कोई कह रहा है कि लोकेशन बॉक्स में हुए मैनुअल चेंज की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल मिला। किसी का कहना है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम से साजिश के तहत छेड़छाड़ की गई, जिससे ट्रेन लूप लाइन पर चली गई और एक्सीडेंट हुआ। हर किसी की अपनी अपनी थ्योरी है, हर किसी का अपना अपना कंक्लूजन है। इसलिए सीबीआई के सामने चैलेंज बहुत बड़ा है, यह पता लगाना कि जो सिस्टम कभी फेल नहीं हो सकता, उसने धोखा कैसे दिया। क्या यह टेक्निकल फॉल्ट था, या किसी की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ, या फिर किसी साजिश के तहत इंटरलॉकिंग में बदलाव किया गया? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, किसी को चैन कैसे आ सकता है? कांग्रेस कह रही है कि सरकार सच छिपाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि सच सामने आना चाहिए, और शुभेंदु अधिकारी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई, उस पर सवाल उठाए। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। देवेगौड़ा ने ठीक कहा, इस मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इस बात पर फोकस होना चाहिए कि सच सामने आए। एक और हादसे पर सियासत हो रही है। यह हादसा बिहार में हुआ। यहां मुख्यमंत्री को जवाब देते नहीं बन रहा। भागलपुर में गंगा पर बना ब्रिज दूसरी बार ढह गया, और 36 घंटे के भीतर आज सरकार को आईआईटी रुड़की की वो जांच रिपोर्ट भी मिल गई, जो 14 महीने से नहीं मिली थी। इसके बाद बिहार सरकार ने लापरवाह अफसरों की भी पहचान कर ली, और जिस कंपनी को 1700 करोड़ में ब्रिज बनाने का ठेका दिया था, उसके खिलाफ एक्शन भी ले लिया। लेकिन नीतीश कुमार ने आज जवाब देने के लिए अफसरों को आगे किया। बिहार सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रोड कंस्ट्रक्शन प्रत्यय अमृत ने बताया कि भागलपुर में पुल का कंस्ट्रक्शन कर रही कंपनी एसपी सिंगला को शो कॉज नोटिस दिया गया है। एजेंसी को 15 दिन के अंदर गंगा नदी से मलबा हटाने को कहा गया है। प्रत्यय अमृत ने कहा, इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार ने पुल निर्माण विभाग के एमडी को भी शो कॉज नोटिस दिया है। लापरवाही के आरोप में खगड़िया के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर योगेंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 9 साल से इस पुल पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। पुल बनाने का ठेका पंचकुला की कंपनी एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है, लेकिन 1700 करोड़ की लागत से बना यह पुल 14 महीने में दूसरी बार गिरा है। बिहार में एसपी सिंगला कंपनी के पास 5 बड़े पुलों के साथ साथ पटना में लोहिया पथ का प्रोजेक्ट भी है, जो 9027 करोड़ से भी ज्यादा का है। बिहार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रोड कंस्ट्रक्शन प्रत्यय अमृत ने कहा, जब पिछली बार पुल गिरा था तभी से इसके डिजाइन को लेकर शक था। आईआईटी रुड़की की टीम से इसकी जांच करने को कहा गया था। अब इस जांच की रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर पुल को नए सिरे से बनाया जाएगा। इसके लिए डीपीआर तैयार करने का काम चल रहा है। मॉनसून के बाद पुल को नए सिरे से बनाने का काम शुरू हुआ। अब तक जो हम लोगों ने कार्रवाई की है, वी हैव सर्व्ड शो कॉज नोटिस टू एसपी सिंगला एंड कंपनी एज टू व्हाई दिस शुड नॉट बी ब्लैक लिस्टेड, और उनको 15 दिन का समय दिया गया है टू रिप्लाई। एंड फॉर सीरियस डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम पोस्टेड एट खगड़िया, he has been put under suspension and departmental proceedings have started. The managing director of Bihar Bridge Construction Corporation has also been show-caused as to why, when the instructions were very clear, P5 को पूरी तरह से demolish करने का, so why there was a delay. तो बाकी चीज़ें जैसे आज मैंने बताया, I have got the report. हम लोग उसको भी एक बार एग्जामिन करेंगे। व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ आईआईटी रुड़की। हम लोग पैरेलल में डीपीआर बनाने का निर्णय ले चुके हैं, और चूंकि इसका अप्रोच रोड दोनों तरफ का जो बना है वो काम में आएगा, एंड द ब्रिज पार्ट ऑफ इट हम लोग उसको डिज़ाइन करके, और निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। एंड
इट इज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट फॉर द पीपल ऑफ दैट एरिया एंड बिल्कुल नया ब्रिज बनेगा और हम लोग डीपीआर बनाने के लिए कल आदेश भी दे दिए हैं. सो विल ट्राई टू प्रायोरिटाइज इट एंड सो दैट मानसून के बाद इस पर काम नए सिरे से शुरू हो सके. लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार कॉस्मेटिक एक्शन लेकर लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है. करप्शन के इतने बड़े मामले को दबाने की साजिश की जा रही है. बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, अब सिंगला कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि बिहार की जनता ने नीतीश के मॉडल को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला कर लिया है. भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है पुल. 1700 करोड़ रुपया बिहार की जनता के गाड़ी कमाई का ये पूरी तरह लूट करवाने का काम नीतीश कुमार ने किया है. अरे सरकार ने जनता के पैसे के साथ दुरुपयोग किया, 9 साल समय खराब किया. जनता ब्लैकलिस्टिंग कर चुकी. नीतीश कुमार के विकास मॉडल को बिहार की जनता ने तय कर दिया कि अब ये मॉडल चलने वाला नहीं है. इस ब्रिज को लेकर नीतीश कुमार के काम पर जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब उनकी सरकार के पास नहीं है. सबसे बड़ा सवाल है कि जब यह ब्रिज पिछले साल अप्रैल में भी गिरा था तो उसके बाद कंपनी को फिर इसी ब्रिज का काम शुरू करने की परमिशन क्यों दी गई. जब सरकार ब्रिज के स्ट्रक्चर की आईआईटी रुड़की के एक्सपर्ट से जांच करवा रही थी तो बिना रिपोर्ट आए कंपनी को दोबारा काम शुरू करने का आदेश किसने दिया और क्यों दिया. यह सवाल तेजस्वी यादव से भी पूछा गया. उन्होंने कहा जब पहली बार पुल गिरा था तब यह मामला उन्होंने ही उठाया था. अब बाकी सारी बातों की जांच हो रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. तेजस्वी ने कहा इस पुल पर जितना खर्च हुआ है वो सारा कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी से वसूला जाएगा. जो भी दोषियों की कार्रवाई होगी. और ये इशू तो सबसे पहले जब गिरा था पेयर नंबर 5 तब हम नेता विरोधी दल थे, इस इशू को हमने ही उठाया था. निर्णय यही लिया गया कि बाकी जितने सारे जो हैं उसको तोड़ा जाएगा. ठीक है, संवेदक पे भी जो है जो कॉन्ट्रैक्टर जो है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी. जो वहाँ इंजीनियर्स थे उनको भी हटा लिया गया है. बाकी एसीएस जो है वो इसकी जांच करा रहे हैं और भी जो दोषी होगा इस पर कार्रवाई की जाएगी. एकदम पुल का निर्माण कराना ही है कि जो खर्च हुआ है उसको हम लोग रिटेन करेंगे. हमने पहले भी कहा जो पहला जो पियर नंबर 5 का जो जितने सेगमेंट हम लोगों ने तोड़े थे उसको हम लोगों ने सरकार पे आने नहीं दिया, संवेदक पे ही आने दिया है. तो ये चीज़ें होंगी. जो भी राशि जो भी पुल का जो है, क्योंकि अप्रोच रोड का तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुल का जो होगा राशि जो हम लोगों के खर्चे पे आ रहा था वो कम से कम जो भी कॉन्ट्रैक्टर होंगे उन पे ही आएगा. एग्रीमेंट के तहत जो भी क्लॉजेज होती है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी. तेजस्वी से सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि उनके पास रोड कंस्ट्रक्शन मंत्रालय भी है. जब बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार थी तब यह मंत्रालय बीजेपी के नेता नितिन नवीन के पास था. तेजस्वी ने कई बार इशारों में नितिन नवीन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था. आज नितिन नवीन ने कहा जब पहली बार पुल गिरा था तो आईआईटी रुड़की से जांच का आदेश उन्होंने ही दिया था. इसके बाद सरकार बदल गई कि डिपार्टमेंट तेजस्वी के पास चला गया. अब तेजस्वी को बताना चाहिए कि जांच रिपोर्ट आने से पहले उन्होंने पुल बनाने का आदेश कैसे दे दिया. नितिन नवीन ने कहा इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी होगी तभी सच सामने आएगा. कागज पे जो चीजें लिखी हैं वो मिट्टी नहीं है. जांच मेरे समय मैंने आदेश देकर कराया आईआईटी रुड़की और एनआईटी पटना से. अब उस जांच के बाद जो रिपोर्ट आया उस रिपोर्ट पे कार्रवाई करने का पूरा काम तत्कालीन जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं उनके ऊपर था. मंत्री ने रिपोर्ट देखने के बावजूद काम का निर्देश दे दिया. तो तेजस्वी यादव को सबसे पहले ये बताना होगा कि आखिर किन परिस्थिति में आपने काम करने का निर्देश दिया जबकि आप ही बोल रहे हैं कि रिपोर्ट में उसके डिजाइन को लेकर फॉल्ट है. तेजस्वी यादव जी इस मामले में आप बच नहीं सकते हैं. स्पष्ट रूप से आपको बताना पड़ेगा कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति थी, ऐसा कौन सा मोह माया आपके ऊपर हावी हुआ कि आपने इस योजना को फिर से चालू करने का निर्देश दिया. कोई भी विषय जहां पर न्याय का विषय आता है तो आदमी हमेशा कहता है कि पूर्व न्यायाधीश से आप जांच करिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो. लेकिन जो कहते हैं कि बिल्ली को ही कहिएगा कि दूध की रखवाली करो, तो ऐसा होता है क्या? तेजस्वी यादव जी कंपनी पर तलवार चलाने से
आपके ऊपर के जो गर्दन पे तलवार है वो हटने वाला नहीं है। आपने भी जो इसमें निर्देश दिया है काम चालू करने का, सब चीज़ को जानते हुए आरोप तो आप पर भी तय होगा। आज देखने लायक होगा कि नीतीश जी अपनी कुर्सी बचाते हैं कि अपने सिद्धांत बचाते हैं। आपने देखा होगा पिछले 2 दिन में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस मामले में संभल कर बोल रहे हैं, नपे तुले शब्दों में बात करते हैं। लेकिन आज तेज प्रताप यादव ने ऐसी बात कह दी जिससे विवाद और बढ़ गया। बिहार के पर्यावरण मंत्री तेजस्वी के भाई तेज प्रताप ने कहा ब्रिज गिरा नहीं है, बीजेपी ने गिरवाया है। तेज प्रताप ने कहा हम तो ब्रिज बनाते हैं, उसे गिराने का काम बीजेपी करती है। ये बीजेपी के लोग किए हैं, पुल तो वही लोग गिरवाए हैं, हम लोग तो बना रहे हैं, वो लोग गिरा रहे हैं। साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ जो योजना थी उसको बंद कर दिया गया। साइकिल चलाओ वाला पुल गिराता है, हम लोग तो बनाते हैं। भाजपा ही पुल गिराता है, भाजपा ही वाला पुल गिराता है। तेज प्रताप के बयान पर रविशंकर प्रसाद ने कहा वो तो इतना ही कह सकते हैं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, सरकार उनकी है, बीजेपी पुल कैसे तोड़वा सकती है। इसके बाद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश नए संसद भवन के उद्घाटन में नहीं आए थे, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए जिस पुल के चक्कर में नीतीश ने 1700 करोड़ रुपए पानी में बहा दिए, इस पैसे से नई पार्लियामेंट जैसी 2 बिल्डिंग बन जाती। गंगा नदी पर 1700 करोड़ का ब्रिज गिर गया, पैसा पानी में बह गया। नीतीश कुमार जी, आप भी नई संसद के उद्घाटन में नहीं आए थे अपने मित्रों के साथ। नई संसद को बनाने में सिर्फ 800-850 करोड़ लगा है। तो नीतीश बाबू, जितना आपकी सरकार ने गंगा के पुल को डुबाकर पैसा बर्बाद कर दिया 1700 करोड़, उसमें 2 संसद भवन बन जाती, समझे आप। और उस पर से आप कह रहे हैं कि मैं कार्रवाई करूंगा, डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि तो हमने तोड़वाया है आईटी के कहने पर। तो 1700 करोड़ रुपया आपने टैक्स पेयर का बर्बाद कर दिया। यह है आपकी सरकार। और 850 में सुंदर दुनिया का अलौकिक संसद भवन बन गया। यह है मोदी जी की सरकार। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। सरकार उनकी, उनके डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि हम लोगों ने तोड़वा दिया आईटी के कहने पर, अब ब्लेम हमको कर रहे हैं। तो ये बहुत ही घटिया बात है। गंगा में ब्रिज की जल समाधि पर सिर्फ विपक्ष सवाल नहीं पूछ रहा, अब आम लोग भी इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। भोजपुरी गायक छैला बिहारी ने तो गंगा में पुल के गिरने पर एक गाना बना दिया। छैला बिहारी ने गंगा के किनारे जाकर यह गाना शूट किया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और इस गाने की खूब चर्चा हो रही है। यहाँ का ठेकेदार है, देखा भाई देखा बिहार में बहार है, देखा भाई देखा बिहार में बहार है, देखा भाई देखा बिहार में बहार है। सीएम ऑफ बिहार अभी मीटिंग में व्यस्त है, मीटिंग में व्यस्त है। सन ऑफ बिहार अभी जेल में फंस है, जेल में फंस है। कुशासन में जेल में घुसाता पत्रकार है। 1700 करोड़ की लागत से बना ब्रिज ताश के पत्तों की तरह ढह जाए तो सवाल तो पूछे जाएंगे और नीतीश कुमार को जवाब देना भी पड़ेगा। नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि उन्हें तो पहले से पता था ब्रिज बनाने में गड़बड़ी हो रही है। तो सवाल है फिर उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। तेजस्वी कह रहे हैं कि आईटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। तो सवाल है अगर रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था तो फिर इस दौरान उसी कंपनी को ब्रिज का काम फिर से शुरू करने की परमिशन किसने दी और क्यों दी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आईआईटी रुड़की की जो रिपोर्ट सरकार को 14 महीने से नहीं मिली थी, वो एक दिन में कैसे मिल गई। जब तक इन सवालों के जवाब सरकार नहीं देती तब तक नीतीश कुमार की नीयत पर शक बना रहेगा, सवाल उठते रहेंगे और इसका राजनीतिक नुकसान नीतीश के साथ साथ तेजस्वी को भी होगा। अब बात करते हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला रेसल के आरोपों की। इसकी जांच ने आज तेजी पकड़ी। दिल्ली पुलिस की एक टीम ने गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह के घर जाकर 12 लोगों से पूछताछ की। दिल्ली पुलिस ने
बृजभूषण के अलावा उनके करीबियों और उनके घर में काम करने वाले 12 लोगों के बयान रिकॉर्ड किए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यह नहीं बताया कि जांच में उसे क्या मिला। बृजभूषण का कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन महिला रेसलर्स ने यह जरूर कहा, यह अच्छी बात है, पुलिस थोड़ा एक्टिव हो गई है, लेकिन जो जांच चल रही है वो सही तरीके से होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। आज साक्षी मलिक ने फिर कहा, अगर इस मामले में फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा तो बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी निश्चित है और ऐसी और भी लड़कियां सामने आएंगी जो अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हैं। साक्षी मलिक ने कहा वो पीछे नहीं हटेंगी, उन्होंने अपनी नौकरी जरूर ज्वाइन कर ली है, लेकिन जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा आंदोलन चलता रहेगा। साक्षी मलिक ने कहा यह बात बिल्कुल झूठी है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत करने वाली नाबालिग रेसलर्स ने अपना बयान वापस ले लिया है। बजरंग पूनिया ने भी एक बयान जारी किया और उन्होंने भी इसी तरह की बातें कही। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ड्यूटी पर लौटे रेसलर्स की तारीफ की। राकेश टिकैत ने कहा कि रेसलर्स का ड्यूटी पर लौटना कोई गलत बात नहीं है। नौकरी ज्वाइन करने का मतलब यह नहीं है कि आंदोलन खत्म हो गया। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान संगठन खिलाड़ियों के साथ हैं, पहलवान जब भी बुलाएंगे किसान संगठन उनके साथ खड़े हो जाएंगे। नहीं, समर्थन वापसी नहीं लिया, वे अपनी ड्यूटी पे गए हैं और ड्यूटी पे जाके भी आंदोलन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो ये हुआ है, छुट्टी से भी अपनी ड्यूटी पे गए, छुट्टी काट के। लेकिन सच कहना, कोई ड्यूटी पे जाएगा कोई गुनाह नहीं है। आंदोलन तो जारी है भाई, चार्जशीट उसकी जाए, केस चले, गिरफ्तारी हो, यह हमारी डिमांड पहले से ही है, आज भी हमारी डिमांड है। और आज भी ये है कि दिल्ली पुलिस वहां पे गई हुई है। देखो, भारत सरकार से जो खेल कमेटी है उनकी बात हुई है, वो बात चली है उनकी, और उन्होंने ये कहा है कि हम बड़े आंदोलन की कॉल देंगे और जब हम बुलाएं, जब सब लोग उसी पे ही आना, जगह भी हम बताएंगे कहाँ मीटिंग होगी और क्या उसमें करना है। मुझे लगता है कि हमारे चैंपियन रेसलर्स ने पिछले कुछ दिनों में बहुत संयम दिखाया है। अमित शाह ने भी उनसे बात करने की पहल की है, इनिशिएटिव लिया है। इस आधार पर इस मामले में कुछ एक्शन तो तुरंत लिए जा सकते हैं। सबसे पहला, रेसलर्स को यकीन दिलाया जाए कि पुलिस बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश नहीं कर रही। अगर इसके बाद भी पहलवानों को पुलिस पर भरोसा ना हो तो जांच किसी दूसरी एजेंसी को दे दी जाए। दूसरा, बृजभूषण शरण सिंह को रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए और यह इंश्योर किया जाए कि जब भी फेडरेशन के चुनाव होंगे तो बृजभूषण का बेटा या उनका कोई रिश्तेदार या उनको कोई नॉमिनी फेडरेशन का अध्यक्ष नहीं बनेगा। फेडरेशन को बृजभूषण से अलग कर दिया जाएगा। तीसरी बात यह कि महिला पहलवानों के डे टू डे अफेयर्स को हैंडल करने के लिए किसी महिला प्रशासक को जिम्मेदारी दी जाए। मेरी जानकारी के अनुसार इस दिशा में बात आगे बढ़ी है। बात अटकी है बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर। लेकिन अगर पुलिस की शुरुआती जांच में बृजभूषण शरण सिंह दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन तो लिया जाना चाहिए। अगर पुलिस को लगे कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है तो वो भी किया जाना चाहिए। इन लाइंस पर मामला सुलझाने के लिए दोनों तरफ से कोशिश हुई तो रास्ता जरूर निकलेगा। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगा मध्य प्रदेश की सियासत में कैसे बजरंग बली की एंट्री हुई। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है, जिससे मिली आपको सिर्फ केमिकल वाली झूठी सफाई। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट पतंजलि दंत कांति, आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, इसमें है सेहत के लिए जरूरी गुण। लॉक, सेहत से भरा घर का खाना। फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल।
मैं वर्षा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर इस मंच का हर पल में एंजॉय करती हूँ। हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ। आपकी अदालत आपके और मेरे लिए, आपकी अदालत दिल से। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत। अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के YouTube चैनल पर। क्या बनेंगे संयोग, क्या होंगे प्रयोग, 24 की पिच है तैयार। क्या विपक्ष लेगा आकार या मोदी ही हैं स्वीकार। किस्सा कुर्सी का सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। रोमांच और रफ्तार, नॉलेज लगातार, टेक्नोलॉजी जो मददगार। हर पल बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम रखेंगे आपको अपडेट। टेक रील्स देखने के लिए लॉग ऑन करें। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, बेबाक सवालों और संवादों का मुकाबला शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है। फायरिंग दोबारा यहाँ पर शुरू हो गई है। ये देखिए पत्थर लगातार आ रहे हैं। 19 सालों से सच की बेबाक। मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी का एक नया रंग देखने को मिला। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की राजनीति में भगवान श्री राम और बजरंग बली की एंट्री करा दी। आज भोपाल में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर भगवा झंडे लहराए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया। असल में बजरंग दल की तर्ज पर एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम है बजरंग सेना। आज बजरंग सेना का कांग्रेस में विलय हो गया। बजरंग सेना के कार्यकर्ता भगवा झंडे लेकर बजरंग बली का भेष बनाकर कांग्रेस के दफ्तर में पहुंचे। स्वागत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ स्वयं मौजूद थे। बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ को एक गदा भेंट की और उनके साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया, कांग्रेस ने आज से भोपाल में भागवत कथा भी शुरू करवा दी है जो अगले 7 दिनों तक चलेगी। मध्य प्रदेश में असेंबली इलेक्शन से पहले कांग्रेस सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड और भागवत कथा करवा रही है। आज भोपाल में कमलनाथ जब अपनी बात कहने मंच पर आए तो उन्होंने जय श्री राम के नारे से अपनी बात की शुरुआत की। कमलनाथ ने कहा कि धर्म को राजनीति से जोड़ना ठीक नहीं है। धर्म के नाम पर बीजेपी लोगों को बांटती है, लेकिन कांग्रेस सबको जोड़ने की कोशिश कर रही है। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आप सबने अगर तय किया कि आप कांग्रेस का समर्थन करेंगे, कांग्रेस का साथ देंगे, या आप कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे, आप सच्चाई का साथ देंगे। धर्म आचार का विषय है, विचार का विषय है। राजनीतिक
प्रचार का विषय है। ये हमें याद रखना है, राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं है। हम जब राजनीति को मंच पर लाते हैं, ये हम कौन से रास्ते पर चलना चाहते हैं। हमें अपना भारत पहचानना है। भारत है क्या? भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है कि भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की। इसीलिए आज भारत एक, और हमें इस संस्कृति के रक्षक बनना है। ये हमारा भारत है, और जब तक हम इस संस्कृति के रक्षक नहीं बनेंगे, भारत कहां जाएगा, कहां डूब जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस की भागवत कथा और हनुमान चालीसा पर सवाल उठाया। विश्वास सारंग ने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ चुनाव में ही बजरंगबली क्यों याद आते हैं? कांग्रेस अब भगवान को भी गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रही है? हर एक व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़े, हर एक व्यक्ति भागवत का श्रवण करे, हम तो चाहते हैं, पर मुंह में राम बगल में छुरी, इससे काम नहीं चलेगा कांग्रेसियों। चुनाव आता है तो हनुमान जी याद आ जाते हैं, और चुनाव के पहले यही कमलनाथ जी हनुमान जी का केक बनाकर उस पर छुरी चलाते हैं। चुनाव आ जाता है तो राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के महाकाल बाबा का त्रिकुंट लगा लेते हैं, और ये वही कांग्रेस है जो राम मंदिर बनाने का विरोध करती है। चुनाव आ जाता है तो प्रियंका दीदी गंगा में डुबकी लगाती हैं, और यही प्रियंका जी की मम्मी सोनिया गांधी राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र करती हैं। आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हो तो उसके पीछे का भाव राजनीतिक है। यदि आप भागवत श्रवण भी कर रहे हो तो आप उसमें राजनीतिक फायदा देखना चाहते हो। कांग्रेसियों, जनता को तो गुमराह करो, भगवान को गुमराह करने की कोशिश ना करो। नेता और राजनीतिक दल वक्त और जरूरत के हिसाब से कैसे पलट सकते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति आजकल इसका परफेक्ट उदाहरण है। कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी के लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते थे तो कांग्रेस को घोर आपत्ति थी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस के दफ्तरों में हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं तो यहां बीजेपी को प्रॉब्लम है। कर्नाटक में कांग्रेस कहती थी कि बीजेपी को चुनाव के वक्त बजरंगबली की याद आती है। मध्य प्रदेश में बिल्कुल उल्टा है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को चुनाव के वक्त बजरंगबली नजर आ रहे हैं। मजे की बात है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों कह रहे हैं कि धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन दोनों धार्मिक इश्यूज का इस्तेमाल अपने राजनीतिक प्रचार के लिए जमकर कर रहे हैं। यही आजकल मध्य प्रदेश की राजनीति का हाल है। मध्य प्रदेश से आज एक और परेशान करने वाली खबर आई। मध्य प्रदेश के दमोह में गंगा जमुना स्कूल को लेकर आज एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। आरोप लगा यहां काम करने वाली 3 हिंदू महिलाओं को धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाया गया। पिछले हफ्ते गंगा जमुना स्कूल उस वक्त विवाद में आया था जब स्कूल के तरफ से अपने टॉपर्स के पोस्टर लगाए गए थे। पोस्टर्स में हिंदू लड़कियों को भी हिजाब पहने दिखाया गया था। इसकी लेकर के हिंदू संगठनों ने विरोध किया था, लेकिन उस वक्त डीएम के रिपोर्ट पर स्कूल को क्लीन चिट दे दी गई थी। मामला बढ़ा तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर से जांच के आदेश दिए। इस मामले की जांच करने के लिए जब बाल संरक्षण आयोग की टीम स्कूल पहुंची, उसने स्कूल के डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो पता लगा स्कूल में जो हिंदू टीचर्स काम करती हैं उनके नाम भी मुस्लिम के तौर पर दर्ज किए गए थे। इसलिए स्कूल पर धर्म परिवर्तन करवाने का इल्जाम लगाया गया है। यह बात सामने आई तो मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि स्कूल धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। इस मामले में डीएम और जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका भी संदेह में है। परमार ने कहा उन्हें तो डाउट है कि स्कूल का मैनेजमेंट कहीं ना कहीं टेरर ग्रुप से लिंक्ड है। नाबालिग बेटी और बेटे किसी संस्थान में आते हैं और उनके घर की आस्था के भिन्न यदि उस जगह पर कोई दूसरी आस्था थोपी जाती है तो क्योंकि नाबालिग होते हैं वो स्वयं का निर्णय नहीं कर पाते हैं और इसलिए उसमें स्कूल की भूमिका संदिग्ध है। लेकिन जिस प्रकार का भी आया है कि भाई टीचरों ने भी किया है, मैं समझता हूं यदि बालिग लोगों को भी उस केंद्र में धर्मांतरण किया जाता है, इसका मतलब वहां पर धर्मांतरण की भी गतिविधि संचालित हो रही है, ये स्पष्ट होता है।
और इसलिए मैं कहता हूं कि वो विद्यालय के नाम पर धर्मांतरण की गतिविधि नहीं हो सकता है, आतंकवादियों से भी उनके संबंध हो। ऐसे में कलेक्टर की भी जवाबदारी बनती है और कलेक्टर पर संदेह इसलिए हो रहा है कि कलेक्टर आगे आकर के बार बार उनके बचाव में मीडिया में बयान दे रहे हैं और इसका मतलब कलेक्टर के संरक्षण में और डीओ के संरक्षण में ये अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी। इस विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री सीधे डीएम पर आरोप लगा रहे हैं। हिंदू संगठन जिला शिक्षा अधिकारियों को हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन दमोह के डीएम मयंक अग्रवाल का कहना है कि जांच चल रही है, जो भी नतीजा आएगा उस आधार पर एक्शन लिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी को हटाने पर डीएम ने कहा यह उनके हाथ में नहीं है। गंगा जमुना स्कूल से रिलेटेड में कई सारे ज्ञापन हमें प्राप्त हुए थे और उसके बेसिस पे एक जांच समिति बनाई गई थी। तो उस जांच समिति में कई सारे बिंदु थे जो मान्यता से रिलेटेड था, फंडिंग से रिलेटेड था। तो उनकी जांच अभी चालू है और अभी बयान भी कुछ लोगों के लिए गए हैं और जल्दी कंप्लीट की जाएगी। क्योंकि डीओ के ऑर्डर मेरे यहाँ से नहीं रहते हैं और ये विभाग या उच्च स्तर से रहते हैं, तो मेरे को इस बारे में अभी संज्ञान नहीं है। पिछले हफ्ते जब स्कूल के पोस्टर्स में हिंदू लड़कियों के हिजाब में फोटो आई थी तो स्कूल ने उसे स्कार्फ बताया था। स्कूल को प्रशासन ने क्लीन चिट दी थी। तो मैंने कहा था यह अच्छी बात है कि सरकार ने बात बढ़ने से पहले जांच की और मामले को खत्म कर दिया। लेकिन आज जब यह तथ्य सामने आया कि स्कूल में हिंदू टीचर्स के नाम भी मुस्लिम के तौर पर दर्ज हैं, उनके नाम के आगे ऐसे शब्द जोड़े गए हैं जैसे हिंदू टीचर मुसलमान हो, तो हैरान करने वाला है। इसकी जांच होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए। लेकिन जो भी हो, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का नुकसान नहीं हो, इसको सरकार को जरूर इंश्योर करना चाहिए। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।